गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की विधियाँ। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था मांग किसे कहते हैं, मांग फलन क्या होता है, मांग की लोच किसे कहते हैं, मांग की लोच के कितने प्रकार होते हैं और जो मांग की लोच है उसके कौन कौन सी श्रेणियाँ होती है, जिसमें अपन ने पूर्ण बेलोचदार, पूर्णतया लोचदार, कम लोचदार, कम बेलोचदार और इकाई लोचदार, ये 5 श्रेणियाँ मांग की कीमत लोच की पढ़ी थी। अब अपन पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, अर्थात कीमत में परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है उसका माप को हम क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच। और इसको ज्ञात करने की जनरली 3 विधियाँ होती है। एक तो पॉइंट इलास्टिसिटी बिंदु लोच विधि, ठीक है। दूसरी होती है आर्क इलास्टिसिटी मेथड, चाप लोच विधि। तीसरा होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि। बिंदु लोच विधि, चाप लोच विधि और कुल व्यय विधि। तो पहली जो इम्पोर्टेंट है वो है बिंदु लोच विधि, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। तो मांग वक्र पर स्थित किसी भी बिंदु पर अगर हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है तो हम इस विधि का यूज करते हैं। और ये विधि तब प्रयोग में आती है जब कीमत में बहुत कम परिवर्तन होता है। यहाँ एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस डायग्राम में एक्स अक्ष पे मैंने मांग मात्रा को दर्शाया है जैसा कि पहले दर्शाते थे, वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया है। ये एक डी और डी डैश, ये यहाँ से यहाँ तक एक ये डी डी डैश एक मांग वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर अपने को मांग की लोच निकालनी हो तो क्या करना होगा, ठीक है। अब मान लो प्रारंभिक बिंदु जो मैंने लिया है वो ए के बराबर लिया है कि ए जो यहाँ यहाँ प्रारंभिक बिंदु है, इस पे मांग की लोच निकालनी है। जब ए बिंदु पे कीमत कितनी है, ओ P1 है और मांग मात्रा ओ Q1 है। ये देखो प्रारंभिक मांग मात्रा। अब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, कीमत में कमी हुई है। इस डायग्राम में मैंने किया करी ये कीमत में कमी, हम वृद्धि भी कर सकते हैं लेकिन मैंने समझाने के रूप में यहाँ कीमत को कम किया है। अब जब कीमत में कमी होगी तो कीमत कितनी हो जाएगी, घट के ओ P2, अर्थात कितनी कम हुई, P1 P2 कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है। क्लियर है। कीमत में कमी होने पर मांग के नियम के अनुसार मांग मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। पहले मांग मात्रा ओ Q1 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, ओ Q2 हो गई है। मांग मात्रा क्या हो गई है, ओ Q2 और कीमत कितनी हो गई है, ओ P2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला अपन लगाते हैं। मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं, मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। तो मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को अपन कैसे लिखते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q1 अपॉन, ये तो हो गया मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, डेल्टा P अपॉन P1, ठीक है। अब डेल्टा Q कितना है, तो इस डायग्राम में देखो आप, ये जो दूरी है वो डेल्टा Q है क्योंकि यही तो मांग मात्रा में परिवर्तन हुआ है, Q1 Q2। तो यहाँ तो आ गया Q1 Q2 अपॉन प्रारंभिक मात्रा, पहले मात्रा कितनी थी, ओ Q1। ये जो नीचे वाली संख्या है इसको मैं मल्टीप्लाई में ले लूँगा तो ये जो कीमत है वो ऊपर चली जाएगी। प्रारंभिक कीमत कितनी, ओ P1 और कीमत में परिवर्तन कितना है, ये देखो P1 P2, ठीक है। अब क्या लिखा है अपने यहाँ, डेल्टा Q के स्थान पे तो लिखा है Q1 Q2 अपॉन ओ Q1, ये तो हो गया मांग मात्रा में परिवर्तन, मल्टीप्लाई बाई प्रारंभिक कीमत ओ P1 अपॉन P1 P2, ये क्या है, कीमत में परिवर्तन, ठीक है। ये होता है मांग की कीमत लोच। क्लियर है यहाँ तक। अब देखना ये जो Q1 Q2 है इसको अपन डेल्टा Q भी लिख सकते हैं, ये वाली दूरी तो, और जो P1 P2 है इसको अपन डेल्टा P भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, जो ये P1 P2 की जो दूरी है, ये वाली दूरी इतनी सी, ये किसके बराबर है, ये देखो A और C के बराबर है, A से लेके C तक। तो P1 P2 की जो दूरी है वो किसके बराबर है, स्मॉल AC के बराबर है, ठीक है। यहाँ एक बिंदु दिया है मैंने AC
यहाँ एक बिंदु जब कीमत में परिवर्तन कमी हुई है तो यहाँ एक पॉइंट बी दिखाया है, ठीक है। तो ये जो P1 P2 है ये AC के बराबर है। यहाँ देख लो ये दोनों, ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है, क्लियर। और Q1 Q2 ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर है। तो Q1 Q2 किसके बराबर हो गई, BC के बराबर। अब अपन ने जो मांग की कीमत लॉस निकाली थी वहाँ अपन ये मान रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखना, सरल रेखा मांग वक्र डी डैश दिया हुआ है, इसके ए बिंदु पर मांग की लॉस ज्ञात करनी है। प्रारंभिक कीमत OP1 है, मांग मात्रा OQ1 है। कीमत में थोड़ा सा कमी होने पर कीमत घटकर OP2 हो जाती है और मांग मात्रा OQ2 हो जाती है, ठीक है। कीमत लॉस का फॉर्मूला अपने यहाँ लगाते हैं, मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। फिर डेल्टा Q1 बट्टा Q प्रारंभिक मांग मात्रा, डेल्टा P अपॉन P1, ठीक है। ये फिर इसको मैंने ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P1 अपॉन Q1। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है। अब देखना, जो डेल्टा Q है वो, ये जो डेल्टा Q है इसको तो क्या लिख दिया, Q1 Q2 जो मैंने बता चुका हूँ। और डेल्टा P को क्या लिख दिया, P1 P2। और OP1 प्रारंभिक कीमत है और OQ1 प्रारंभिक मात्रा है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि जो P1 P2 है, ये वाला जो P1 P2 है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। देख लो यहाँ जो मैंने अभी बताया था। और जो ये Q1 Q2 है ऊपर वाला, ये जो दूरी है ये किसके बराबर है, इस BC के बराबर है, ठीक है। OP1 दूरी है, देखना OP1 दूरी कहाँ से है, मूल बिंदु से लेके प्रारंभिक कीमत, ये जो दूरी है वो इस दूरी के बराबर है ना। ये कितनी है, AQ1। तो यहाँ OP1 के स्थान पे अपन क्या लिख देंगे, AQ1 लिख देंगे। अब ये जो तीनों वैल्यू हैं ये पुटअप करेंगे अपन इसमें, ठीक है। तो यहाँ EP क्या हो जाएगा, Q1 Q2 के स्थान पे तो हमने क्या लिख दिया, इस Q1 Q2 के स्थान पे तो हमने क्या लिख दिया, BC, ठीक है। P1 P2 के स्थान पे क्या लिखा है, AC मल्टीप्लाई बाई OP1 के स्थान पे अपन ने क्या लिखा है, देखना AQ1 और अपॉन OQ1 को हमने ऐसा कैसा छोड़ दिया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखना, अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये जो पूरा रेखा चित्र है इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज मैं बना रहा हूँ, त्रिभुज ABC, देख लो आप, ये छोटे वाला जो त्रिभुज है ABC, ठीक है, क्लियर। दूसरा जो त्रिभुज इसमें बन रहा है, पहला बन गया ABC, त्रिभुज AB और C, वो बन रहा है AQ1D डैश, ये वाला त्रिभुज AQ1D डैश, ठीक है। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों की अपन तुलना करते हैं। तो पहला त्रिभुज कौन सा लिया है, त्रिभुज ABC, और दूसरा AQ1D डैश, ठीक है। इसको अपन ऊपर वाले डायग्राम में देखते हैं, वहाँ थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक त्रिभुज ये छोटे वाला है AB और C, दूसरा है AQ1D डैश। अब इन दोनों त्रिभुजों की अपन जब बात करेंगे तो देखना, ये जो A पॉइंट है, ये जो A कॉर्नर है, ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो A कोण तो समान हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में शामिल हो रहा है, ठीक है। अब ये छोटे वाला त्रिभुज है, इसका कोण C, अब देखना छोटे वाला त्रिभुज ये वाला है, ये A है यहाँ, ये B है, और ये C है, और ये क्या है B। ये जो C कोण है वो 90 डिग्री का है ना, C कोण क्या है, 90 डिग्री का समकोण है। इसी प्रकार जो ये बड़े वाला त्रिभुज है, बड़े वाला त्रिभुज मैं यहाँ बना देता हूँ। बड़े वाले त्रिभुज में अपने यहाँ A लिया है, यहाँ Q1 लिया है, यहाँ D डैश लिया है। तो ये जो Q1 है ये क्या है, ये भी 90 डिग्री का है। तो क्या हुआ, कोण Q1 और कोण C क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। और अब बचे कौन से कोण दोनों त्रिभुजों के, एक कोण इसका तो बचा है B कोण और इसका बचा है D कोण। तो ये जो दोनों कोण है वो एक ही रेखा पर होने के कारण ये संगत कोण होंगे, और संगत कोण हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब दोनों त्रिभुजों के सभी कोण एक दूसरे के क्या है, समान है। ठीक है यहाँ तक। अब अपन ने क्या किया है, तीनों कोण तीनों त्रिभुजों के बराबर है,
तो यहाँ देखना कौन, ये कौन जो सी है बीच वाला ए सी बी और ये Q1, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। कौन बी कौन डी डेस के बराबर है, कौन ए के बराबर है। तो दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर होने के कारण ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे और इनकी भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होगा, समान होगा। अब देखना अपने भुजाओं के अनुपात की जब अपन बात करते हैं तो ये अपने पास पहला समीकरण आया था, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी। तो छोटे वाला त्रिभुज जो है ये वाला, इसमें बी सी तो आधार है और ए सी क्या है, लंब है, ठीक है। ये जो बी सी अपॉन ए सी है ये किसके बराबर होगा, बड़े वाले त्रिभुज के आधार और लंब के। तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है, यहाँ देखो Q1 डी डेश तो क्या हो गया, आधार हो गया, अपॉन ए Q1 क्या हो गया, लंब हो गया। ये जो ए Q1 है ये तो हो गया लंब और ये Q1 डी डेश है वो क्या हो गया, आधार हो गया। तो हम बी सी अपॉन ए सी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, Q1 डी डेश अपॉन ए Q1। तो यहाँ देखो बी सी अपॉन ए सी के स्थान पर क्या लिखा है, Q1 डी डेश अपॉन Q1, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है वो अपन ऊपर वाले समीकरण इस समीकरण में रखते हैं, ठीक। बी सी अपॉन ए सी के स्थान पे ये वाली वैल्यू रख देते हैं तो क्या होगा, Q1 डी डेश अपॉन ए Q1 मल्टीप्लाई बाई वो आगे वाली संख्या ऐसी की इसी लिख दी, यहाँ ए Q1 से कट हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या अपने पास, Q1 डी डेश अपॉन ओ Q1, ठीक है। Q1 डी डेश अपॉन ओ Q1 अपने पास रिमेनिंग बचा है। तो इस डायग्राम में आप फिर से देखना Q1 डी डेश ये वाला Q1 डी डेश अपॉन ओ Q1। तो ओ Q1 को ध्यान से देखना कहाँ है इस डायग्राम में, ओ Q1 जो पहले वाली प्रारंभिक मांग मात्रा थी ओ Q1 ये अपने पास रिमेनिंग बचा है, ठीक है। अब अपन दो त्रिभुजों की फिर से तुलना करते हैं। अब कौन कौन सी त्रिभुजों की तुलना करनी है वो देखना। पहले तो हमने क्या कौन सी त्रिभुजों की तुलना की थी, ए बी सी त्रिभुज ये जो छोटे वाला है, और उसके बाद ए Q1 डी डेश इस त्रिभुज की तुलना की थी। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के साथ ए Q1 डी डेश ये वाले त्रिभुज के साथ इस वाले त्रिभुज की तुलना करेंगे। ये वाला ऊपर वाला जो त्रिभुज है वो कौन सा है, DP1A, इस त्रिभुज की अपन तुलना करते हैं। तो आप इन दोनों त्रिभुजों में देखो, इसी डायग्राम में वापस चलते हैं। पहला जो त्रिभुज है वो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये है DP1A, ठीक है, ये ऊपर वाला त्रिभुज। और ये नीचे वाला त्रिभुज जो है ये पूरा का पूरा बड़े वाला, ये मैं यहाँ बना लेता हूँ AQ1 डी डेश, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों की हम तुलना करते हैं। तो यहाँ देखना ये जो Q1 कोण जो है वो इस P1 के बराबर होगा क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये जो डी डेश कोण है वो इस डी कोण के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर है। अब जो तीसरा कोण बचा छोटे वाले त्रिभुज का ए कोण, छोटे वाले त्रिभुज का ए कोण ये वाला, छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण वाला कोण, और जो बड़े वाला त्रिभुज है ये उसका भी ए कोण, ये दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण हैं, इसलिए ये दोनों कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। अर्थात दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण क्या है, समान है। अब जब तीनों कोण समान होते हैं तो भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। क्लियर। अब देखना अपने पास आया था, ये निकला था Q1 डी डेश अपॉन ओ Q1। देखना इस डायग्राम में ध्यान से, Q1 डी डेश अपॉन ओ Q1 अपने पास फाइनली उस टाइम रिजल्ट आया था। अब इस ओ Q1 के स्थान पे अपन इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा ले सकते हैं, ओ Q1 के स्थान पे ये वाली दूरी जो है वो इस वाली दूरी की क्या है, बराबर है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें, Q1 डी डेश ऐसा कैसे लिख सकते हैं, और जो ये ओ Q1 है इसके स्थान पे अपन लिख सकते हैं ए P1, ठीक है। क्लियर है। अर्थात ये जो Q1 डी डेश है ये तो क्या होगी, इस वाले त्रिभुज का आधार हो गया ना, और जो ए P1 है वो ऊपर वाला जो त्रिभुज है इसका क्या हो गया, आधार हो गया। अर्थात नीचे वाले त्रिभुज का आधार और ऊपर वाले त्रिभुज का आधार क्या है, इन आधारों का अनुपात है, ठीक है। अब इन इन दोनों त्रिभुजों में अपन ने क्या पढ़ा है कि तीनों कोण समान है, और तीनों कोण समान है तो त्रिभुज कैसे हो गए, ये समरूप त्रिभुज हो गए। समरूप त्रिभुज हो गए हैं तो इनके आधारों का अनुपात और इनके कर्ण का अनुपात और इनके लंब का अनुपात तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात कहने का मतलब
अपना जो आया था Q1 डी डेस अपॉन AP1, ये तो हो गया था इसका आधार और ये हो गया था इसका आधार। क्लियर? ये बराबर होंगे किसके? इस त्रिभुज का कर्ण कौन सा? AD डेस अपॉन इस त्रिभुज का कर्ण कौन सा? AD। क्लियर? ये फाइनली क्या हुआ? इस बिंदु के नीचे वाला भाग और इस A बिंदु के ऊपर वाला भाग। तो नीचे वाला A बिंदु के नीचे वाला भाग कौन सा है? AD डेस। ऊपर वाला भाग कौन सा है? AD। ठीक है। तो किसी भी मांग वक्र के एक बिंदु पर लोच निकालने के लिए क्या फॉर्मूला काम में आता है? उस बिंदु के नीचे वाला पार्ट अपॉन उस बिंदु के ऊपर वाला भाग। क्लियर है? ये देखना है Q1 डी डेस अपॉन OQ1 है, तो AD डेस अपॉन A आया है। AD डेस अपॉन A का मतलब AD डेस तो यहाँ से लेके यहाँ तक है और AD यहाँ तक है। ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा है नीचे वाला भाग A बिंदु के और ऊपर वाला भाग A बिंदु के। तो किसी भी मांग वक्र के किसी बिंदु पे लोच निकालने का ये तरीका होता है। तो मांग वक्र पर के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो ये मांग वक्र बनाया, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। इस मांग वक्र पे ये जो बिंदु C है ये एकदम मिड में है। इसका मतलब C के नीचे वाला भाग है ये वाला CE अपॉन C के ऊपर वाला भाग कौन सा? CA। ये अगर बीच में है तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे तो मांग की लॉस की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। क्लियर है? यहाँ मांग की लॉस कितनी होगी? 1 के बराबर। यहाँ मैंने गलत लिखा है, इसमें E बराबर 1। ठीक। अब देखना इस बिंदु के थोड़ा सा ऊपर चलें, मान लो B बिंदु पर चलते हैं। तो B बिंदु पर मांग की लॉस कैसे ज्ञात करेंगे? B बिंदु पे तो B के नीचे वाला भाग कौन सा है? BE और B के ऊपर वाला भाग AB। अब इसको आप डायग्राम में दिख रहा है BE ज़्यादा है या AB ज़्यादा है? BE ज़्यादा है AB की तुलना में, इसलिए ऊपर वाली अंश वाली संख्या ज़्यादा होने के कारण इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से ज़्यादा होगी। क्लियर? इसलिए यहाँ E की वैल्यू क्या होती है? 1 से ज़्यादा होती है। अब A बिंदु पे चल के देखते हैं A बिंदु पे E की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बताओ। A बिंदु के नीचे वाला भाग तो पूरा का पूरा आ गया A, यहाँ तक, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक पूरा आ गया AE। ठीक है। और A बिंदु के ऊपर वाला भाग क्या है? कुछ है ही नहीं। तो ऊपर वाले के भाग क्या हो गया? 0 हो गया। तो किसी भी संख्या में हम 0 को भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? इन्फिनिटी प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। तो A बिंदु पे मांग की लॉस कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। ठीक है। अब नीचे चलते हैं C बिंदु पे। यहाँ मैंने गलती से E यहाँ ये लिखा जाएगा E बराबर है 1 के। ठीक है। अब अगर D बिंदु की बात करें तो D बिंदु, जिस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं उसके नीचे वाला भाग कौन सा है? DE है और ऊपर वाला भाग कौन सा है? AD है। ठीक है। DE यहाँ थोड़ा सा है, छोटा सा, इतनी सी दूरी है, और AD ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से कम। तो यहाँ लॉस कितनी होगी? 1 से कम होगी। अब लास्ट फाइनली हम E बिंदु की बात करते हैं। E बिंदु के नीचे का भाग कितना है? 0। तो ऊपर अंश में क्या आ जाएगा? 0 अपॉन E बिंदु के ऊपर का भाग ये पूरा का पूरा AE। ठीक है। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। अर्थात इस बिंदु पर मांग की लॉस कितनी होगी? 0 होगी। अर्थात ये बिंदु जो होगा वो पूर्णतः बेलोचदार होगा और जो A बिंदु था वो होगा पूर्णतः लोचदार। और ये जो बीच में C बिंदु है जहाँ E बराबर 1 है, ये क्या होगा? इकाई लोचदार मांग की लोच यहाँ होगी। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब जैसे जैसे एक मांग वक्र पे ऊपर की तरफ चलते हैं वैसे वैसे लोच की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। यदि किसी सरल रेखा के मांग वक्र पर ऊपर की ओर विचरण करें तो मांग की कीमत लोच का मान बढ़ता जाता है। जब कीमत में बहुत कम परिवर्तन होता है तो हम बिंदु लोच विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपन दूसरी विधि पढ़ते हैं, चाप लोच विधि, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। जब मांग वक्र पे दो बिंदुओं के बीच लोच ज्ञात करनी हो, कोई मांग वक्र बना हुआ है उसके दो बिंदुओं के बीच लोच ज्ञात करनी हो तो हम इस चाप लोच विधि का प्रयोग करते हैं। और ये तब करते हैं जब कीमत में परिवर्तन थोड़ा ज़्यादा हो। ठीक है। तो यहाँ देखना ये मांग वक्र बना हुआ है, डी डेस मांग वक्र बना हुआ है। ये पहले मान लो ओ प्रारंभिक कीमत OP1 है जब मांग मात्रा OQ1 थी, A बिंदु पे संतुलन में है, कीमत घटकर OP2 होती है, मांग मात्रा बढ़कर OQ2 हो जाती है। ठीक है। अब A और B बिंदु, ये जो चाप बना है, ये जो A और B ये जो चाप बना है
इस पे अपने को मांग की लोच निकालनी है। तो इसी के लिए अपन चाप लोच विधि का प्रयोग करेंगे इन दोनों लोच बिंदुओं के मध्य। तो जो डायग्राम होगा वो क्या निकलेगा, ई पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। बस ध्यान यहाँ ये रखना है कि वहाँ अपन सिंगल कीमत ले रहे थे और यहाँ कीमत का क्या लेते हैं, औसत लेते हैं हमेशा। यहाँ क्या लेते हैं, कीमत का औसत। कैसे लेते हैं देखना, लोच के फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू वन, मतलब प्रारंभिक कीमत, डेल्टा पी अपॉन पी वन। तो यहाँ जो क्यू वन जो होगी वो क्या होगी, दोनों जो कीमत है पी वन प्लस पी टू, उन दोनों का औसत होगा अपॉन टू। ठीक है, सॉरी यहाँ क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन टू, मतलब मांग मात्रा जो होगी प्रारंभिक वो दोनों की औसत होगी, और कीमत भी दोनों की क्या होगी, प्रारंभिक कीमत भी दोनों की क्या होगी, औसत होगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू वन डेल्टा पी अपॉन पी वन, ये था अपना फॉर्मूला। तो यहाँ चापलोच विधि में अपन क्या करते हैं, जो मांगी गई मात्रा है उसको लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन टू। ठीक है, डिवाइड बाई डेल्टा पी पी वन प्लस पी टू अपॉन टू। अर्थात जो प्रारंभिक कीमत और प्रारंभिक मांग मात्रा अपन लेते थे वो यहाँ औसत में लेनी है। जो प्रारंभिक कीमत है उसको भी औसत में दर्शाना है और मांग मात्रा को औसत में दर्शाना है। यहाँ से दो हट जाएगा। ठीक है, और अपने पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये वाला आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी वन प्लस पी टू क्यू वन प्लस क्यू टू। यहाँ एग्जाम्पल देख दिया है मैंने। मान लो कीमत 5 रुपये व 4 रुपये होने के बीच मांग मात्रा 8 व 12 हो तो मांग की कीमत लॉस ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ के बीच का यहाँ नाम आ गया है तो यहाँ चॉपलोच विधि का प्रयोग होगा। अब देखना, अपन फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला अपन ने फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगने के बाद P1 अपने को दिया है, P2 दिया है, Q1 Q2 दिया है, तो अपन डेल्टा Q निकाल सकते हैं 12 माइनस 8, डेल्टा P निकाल सकते हैं 4 माइनस 5 माइनस। ठीक है, इसको फॉर्मूले में पुटअप करने पर अपनी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1.8। ये चापलोच विधि द्वारा निकाली गई मांग की कीमत लोच है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो मांग की लोच या मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की यह भी एक विधि है जिसे अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। अब जनरल से हमने पहले पिछले वीडियो में पढ़ा था टोटल एक्सपेंडिचर या कुल व्यय हम कैसे निकालते हैं। मान लो हमने 2 किलो केले खरीदे हैं। ठीक है, हमारी मांग मात्रा कितनी है, 2 kg, और कीमत है उस किलो की 10 रुपये प्रति kg। तो अब मैं आपसे पूछूं कि कितना रुपये अपन ने खर्च किया है, तो हमने कितने रुपये खर्च किए हैं, 20 रुपये खर्च किए हैं। अर्थात टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, उस वस्तु की कीमत मल्टीप्लाई बाई उस वस्तु की मांगी गई मात्रा। ठीक है, तो कुल व्यय का ये फॉर्मूला होता है कीमत गुणा मांग मात्रा P इंटू Q। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसमें 3 टाइप होते हैं। पहला तो है इकाई लोचदार, अर्थात कीमत लोच जो है वो 1 के बराबर होगी, और 1 के बराबर जब कब होगी, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ो या घटे, कीमत में या तो वृद्धि हो चाहे कमी हो। टोटल एक्सपेंडिचर जो है, कुल व्यय जो है उस वस्तु पर किया गया कुल व्यय क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उस टाइम मांग की कीमत लोच कितनी होगी, इकाई होगी। एक एग्जांपल मैंने दिया है, मान लो प्रारंभिक की कीमत 5 रुपये है। ठीक है, और Q1 उस मांगी गई मात्रा 6 kg पर डे है, तो कितना रुपया खर्च हुआ, आप सोचो, 30 रुपये हुआ है। ठीक है, अब कीमत बढ़कर कितनी हो गई है, 6 रुपये हो गई है। ठीक, कीमत बढ़ने से मांग के नियम के अनुसार मांग मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और घट के कितनी हो गई है, 5 हो गई है। तो यहाँ भी टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, 6 पंजो 30। ठीक है, क्योंकि कीमत को अगर मांग मात्रा से गुणा करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो कीमत घटने के कारण टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या फ़र्क पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों टाइम 30-30 रुपये हो रहा है। अर्थात चाहे कीमत बढ़े चाहे घटे, इस डायग्राम में इस जो एग्जांपल में कीमत बढ़ रही है तो कीमत के बढ़ने पर भी टोटल एक्सपेंडिचर 30 ही रहा है। अर्थात यहाँ मांग की कीमत लोच क्या होगी, इकाई होगी। क्लियर। अब अधिक लोचदार कब होता है, अधिक लोचदार मतलब लोच की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, EP ग्रेटर देन 1। जब कीमत में कमी होने पर कुल व्यय बढ़ता है, कीमत सस्ती है
वस्तु सस्ती हो रही है तो हम उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं, और वस्तु महंगी हो रही है तो हम उसको कम खरीद रहे हैं। ऐसी वस्तु कौन सी होती है? ऐसी वस्तु वो होती है जो लोचदार होती है, अधिक लोचदार होती है। तो इसमें कीमत लोच क्या होगी? इकाई से अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखना एग्जाम्पल, P1 प्रारंभिक कीमत 5 रुपये है, ठीक है। अब कीमत में कमी होकर कितनी हो गई है? 4 रुपये हो गई है। जब 5 रुपये थे तो हम 10 kg खरीद रहे थे, ठीक है। तो टोटल खर्चा कितना हो रहा था? 50 रुपये। कीमत कम हो गई, 4 रुपये हो गई, तो हम कितना खरीद रहे हैं? 60। 15 kg खरीद रहे हैं ना। टोटल एक्सपेंडिचर अपना कितना हुआ? 60 रुपये का। तो पहले एक्सपेंडिचर 50 था, अब कितना हो गया? 60। कीमत क्या हुई है? घटी है। वस्तु को ज़्यादा खरीद रहे हैं, यस। कीमत कम होने पर उसकी ज़्यादा मात्रा खरीद रहे हैं, और ज़्यादा मात्रा ही नहीं खरीद रहे बल्कि उस पर एक्सपेंडिचर भी हम क्या कर रहे हैं? पहले की तुलना में ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब कीमत में कमी होने पर कुल व्यय बढ़ता है और कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय घटता है, तो वह उस वस्तु की लोच क्या होगी? इकाई से अधिक होगी, ठीक है। अब कम लोचदार या बेलोचदार जिसको हम बोलते हैं, जब कीमत में कमी होने पर कुल व्यय घटता है। ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत कम हो गई तो उसको खरीदना भी हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और अगर कीमत बढ़ गई तो उसको खरीदना भी क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके लिए कि इकाई लोच, जो कीमत की लोच होगी वो 1 से क्या होगी? कम होगी, और वो वस्तु बेलोचदार कहलाएगी। प्रारंभ में कीमत 5 रुपये है, अपन मांग मात्रा कितनी है? 10 है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 50 रुपये, ठीक है। कीमत घट गई, कितने रुपए हो गई? 4। लेकिन फिर भी अपन ने कितनी मांग मात्रा खरीदी है? 12 ही खरीदी है। देखो मांग मात्रा तो यहाँ बढ़ रही है, 10 से बढ़ के कितनी हो गई है? 12 हो गई है। लेकिन अपन बात करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर की। टोटल एक्सपेंडिचर अर्थात कुल व्यय कितना हुआ है? 12 चौक 48। पहले कितना कर रहे थे? 50 रुपये, अब कितना कर रहे हैं? 48। अर्थात कीमत में कमी होने पर कुल व्यय क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसकी लॉस क्या होगी? इकाई से कम होगी। इसी प्रकार कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय क्या हो जाता है? बढ़ता चला जाता है। थैंक यू। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे मांग की तिरछी या आड़ी लोच और मांग की आय लोच के बारे में।